अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो सब्जेक्ट देखेंगे वो इक्विटी देखेंगे। इक्विटी में हम सबसे पहले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है वो टॉपिक देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं कि इक्विटी क्या है। इंसाफ करना, मसावात, इंसाफ। इक्विटी के असूल का जो ओरिजिन हुआ था कानूनी पेचीदगियों की वजह से जो मसाइल पैदा होते थे या जहां कानून नहीं होता था, तो वहां पर चांसलर कोर्ट्स बनी कि लोगों ने वो फैसले जो हैं दरखास्तें किंग को देना शुरू की बर्तानिया में, और बर्तानिया ने चांसलर को भेजी किंग ने, और चांसलर ने उस पर फैसले करना शुरू किए इंसाफ के असूलों के मुताबिक कि बाज़ औक़ात कानूनी पेचीदगियों और कानून ना होने से नाइंसाफी होती है। ये एक मॉडर्न कांसेप्ट है और इसके मुताबिक पाकिस्तान में लेजिस्लेशन हुई कि वहां की अदालतें इंसाफ मुहैया करती थी, क्योंकि वहां प्रॉपर लेजिस्लेशन का सिस्टम नहीं था। रिवाज के मुताबिक अदालतें फैसलों में वो सब कुछ महफूज हो जाता था। हमारे मुल्क में इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट को और इस निफ्ट के असूलों को, इन असूलों की बुनियाद पर ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बना है, ट्रस्ट एक्ट बना है, प्रॉपर्टी के लॉज बने हैं कि इसमें वो तमाम असूल मौजूद हैं। मैं अपने हर लेक्चर में कुछ निफ्ट के असूल बयान करता हूं, तो ये वही तमाम असूल हैं जिनके तहत ये कानून बने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेसिफिक रिलीफ। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत इसकी तारीफ ये करता है, बेंथम कहता है, कानून इस बात की जमानत फराहम करे कि वो चीज जिसकी है उसे मिल जाए। बेसिक प्रिंसिपल ये है स्पेसिफिक रिलीफ कि जो चीज उसकी जरूरत है वही चीज उसको मिले। इंसाफ भी सही कहते हैं, इंसाफ के तकाजे। इक्विटी का मतलब है मसावात, इंसाफ। तो स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब है कि उस शख्स को वही स्पेसिफिक रिलीफ मिले जो चीज उसकी बनती है। ठीक है जी। इसमें जो आज हमने टॉपिक देखना है वो ये है, डिस्कस अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। What are the contracts, the specific performance of which cannot be obtained by plaintiff? Define specific performance. What contracts are specifically enforceable and what not? ऐसे मुआहदात पर बहस कीजिए जिनके खिलाफ दादरसी खास की तामील मुख्तस नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन हमने जो है देखना है। इसमें हम देखते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तामील मुख्तस। उर्दू में हम इसे कहते हैं तामील मुख्तस। तामील मुख्तस से मुराद किसी मुआहदे पर बामुताबिक शराइत अमल कराना है। कोई फरीक अगर किसी मुआहदे की शराइत की खिलाफवर्जी करे, उसकी तामील या तकमील से इंकारी हो, तो अदालत कानून दादरसी खास के तहत दूसरे फरीक की दरखास्त पर उसे हुक्म दे सकती है कि वो मुआहदे की तामील करे। उसे तकमील या तामील मुख्तस किया गया है। तामील मुख्तस एक निस्बती दादरसी है जिसे पाकिस्तान में कानून दादरसी खास के तहत अमल लाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसके कानूनी लवाजमात पूरे हों। हमारे मुल्क का जो कानूनी निजाम है, अवाम टैक्स देती है, उस टैक्स से हमारा निजाम चलता है। तो वो इदारे जो हैं वो हमारे टैक्स से बने हैं। तो एक स्टाम्प पेपर पे जो हम मुआहदा लिखते हैं उसके पीछे स्टेट की ताकत आती है। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, के कानून की ताकत उसके पीछे है। वो जो कानून बन गया है और कानून के पीछे रियासत की ताकत है कि जब कोई कानून बनता है, पार्लियामेंट बनाती है, सदर दस्तखत करता है, रियासत की ताकत। रियासत की ताकत क्या है कि आपने एक मुआहदा किया है जमीन का, जायदाद का या किराएदारी का। उस मुआहदे में अगर वो शख्स आपको राइट नहीं देता, आपकी बात नहीं मानता, तो आप अदालत से जाकर इसे इन्फोर्स करा सकते हैं। और उसके लिए इक्विटी के असूलों के मुताबिक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बना हुआ है कि जब अदालत में जाएंगे तो अदालत उस एक मुआहदे को देखकर जो स्टाम्प पर लिखा हुआ है उसको इन्फोर्स करेगी, क्योंकि कानून के मुताबिक वो मुआहदा है, कानून की लवाजमात पूरी की गई। ठीक है जी। कानून दादरसी खास सिर्फ ऐसे मुआहदे की तामील मुख्तस का चारागाह फराहम करता है कि जो हकीकी मानों में कानून मुआहदा की दफात के ताबे मुआहदे की शराइत को पूरा करे। अगर कोई मुआहदा कानून मुआहदे के तहत मुआहदे की तारीफ में नहीं आता, वो वाइड है, तो अदालतें उसको इन्फोर्स नहीं करती। अदालतें उसको इन्फोर्स नहीं करती। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली
इन्फोर्स्ड, कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स किए जा सकते हैं, मुआहदात जिनकी तामील हो सकती है। सेक्शन 12 में ऐसे करारनामों या मुआहदात की तामील मौजूद है जिनकी तामील मुख्तस हो सकती है या जिन्हें कानूनन नाफिज कराया जा सकता है। ऐसे मुआहदात की तामील या तकमील अदालत की सवाबदीद पर है। ऐसे करारनामे और मुआहदात दर्ज झैल अदालत की सवाबदीद, डिस्क्रिशनरी पावर है, ऐसे हक नहीं ले सकते आप, अदालत देखेगी। इक्विटी अदालत जो है वो इंसाफ मुहैया करती है, उसकी डिस्क्रिशन में होता है कि वो देखे मामला आपको। डिस्क्रिशन जो है विद लिमिटेशन नहीं है, डिस्क्रिशन जो यहां लिखी गई है, जो मैं आपको मैक्सिमम पढ़ाता हूं इक्विटी के, उन असूलों के ताबे है वो डिस्क्रिशन। अब उसमें देखते हैं कि कौन से मुआहदात हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकते। नंबर 1, किसी ऐसे फेल की सरअंजामदही खा कुल्ली हो या जुज़वी अमानत के तौर पे हो, तो इस तरह के इन्फोर्स हो सकते हैं। नंबर 2, किसी फेल की सरअंजामदही का इकरार किया गया हो और ऐसा फेल सरअंजाम ना देने से ऐसा शदीद नुकसान होता हो कि जिसका अंदाजा या तखमीना ना लगाया जा सकता हो, जिसका अंदाजा या तखमीना ना लगाया जा सकता, ऐसा इकरार या मुआहदा होगा, उसे स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जाएगा। जिस फेल का करार किया गया है ना किया जाए और उसके ना करने से नुकसान के एवज नकद मुआवजा मुनासिब दादरसी मुहैया, मतलब वो जो नुकसान है उसके एवज नकद जो है वो उसकी दादरसी मुहैया ना करता हो, तो ऐसा स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जाएगा। जो उसका रिलीफ बनता है वो स्पेसिफिक चीज उसको दी जाएगी। ऐसा इम्कान है कि फेल की अदम अंजामदही से नकद मुआवजा ना मिल सकता हो, कि अगर नकद मुआवजा नहीं मिलेगा, ना मिल सकता, वो इंसाफ नहीं है नकद मुआवजा, तो उसको अमल दरामद कराया जाएगा। याद रहे कि तामील मुख्तस मुआहदा अदालत की सवाबदीद पर है। सवाबदीद क्या है? इक्विटी के असूल, और अदालत अपने इख्तियार को ज़ेर इस्तेमाल लाते हुए ये क़यास कर सकती है कि अगर मुआहदा जायदाद व गैर मनकूला के इंतकाल से है तो नफ्स मुआहदा की सूरत में नकद मुआवजा मुनासिब दादरसी ना है, इंसाफ ना है। ठीक है जी, जायदाद मनकूला है कि नकद मुआवजा मुनासिब दादरसी, अगर जायदाद मनकूला है और उसके मुकाबले में जो है वो कि नकद जो मुआवजा है वो मुनासिब दादरसी है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा पोर्शन जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कानून दादरसी खास की दफा 21 में इन मुआहदात की तफसील मौजूद है जिनके खिलाफ दादरसी खास की तामील मुख्तस नहीं हो सकती। देखें, स्पेसिफिक रिलीफ का बुनियादी असूल यह है कि वही चीज मिले, लेकिन इक्विटी के असूल कहते हैं इंसाफ हो। अगर वही चीज खराब हुई है तो वो मिले तो नुकसान है उसका। कि मकसद है कि कौन से मुआहदात ऐसे हैं जो वॉइड है, उन पे अमल दरामद नहीं हो सकता, तो अदालत उस पर रिलीफ नहीं देगी। तो यहां हमें उस मुख्तलिफ किस्म के वो बयान किए गए हैं, ऐसे मुआहदात की तफसील है कि जिसके खिलाफ दादरसी खास की तामील मुख्तस नहीं हो सकती, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। उनमें सबसे पहला क्या है? ऐसा मुआहदा जहां अदम तामील की सूरत में दादरसी माकूल रकम की सूरत में हो, कि अगर उसकी अदम तामील की है तो दादरसी माकूल रकम की सूरत में होगी, तो ऐसा जो मुआहदा है उसमें तामील मुख्तस नहीं हो सकती, उसमें तामील मुख्तस नहीं हो सकती कि एक दादरसी अवेलेबल है। नंबर 2, ऐसा मुआहदा जो फरीकैन की जाती लियाकत और रग़बत पर मुनहसर हो, या मुआहदात इस किस्म के हों या तफसीलात इतनी खफीफ हों या इतनी ज्यादा हों कि उन पर अमल करना मुमकिन ना हो। इसकी मिसाल हम लेंगे, अलिफ बे से शादी करने का ऐद करता है, बाद अज़ां इनकार कर देता है, तो अलिफ के खिलाफ तामील मुख्तस की दादरसी हासिल नहीं की जा सकती। यह हमारे फंडामेंटल राइट के भी खिलाफ है कि एक शख्स किसी शख्स से मुआहदा करे शादी का और ना करना चाहे तो हमारे फंडामेंटल राइट्स उसको इजाजत देते हैं। तो इस किस्म का अगर मुआहदा होगा तो उसके खिलाफ तामील मुख्तस नहीं हो सकती, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। नंबर 3 पे हम देखते हैं ऐसे मुआहदात जिनमें ज़ूमानी किस्म की शराइत हो और उस किस्म की शराइत हो कि जिनका ताल्लुक अदालत की बस की बात ना हो, तो ऐसे मुआहदात के खिलाफ भी तामील मुख्तस की दादरसी अता नहीं की जा सकती। अदालत का काम डिटरमिनेशन ऑफ राइट करना है। अनसर्टेन किस्म की शराइत लिखी हुई हैं जिनके मुताबिक डिटरमिनेशन ऑफ राइट नहीं की जा सकती,
तो इस किस्म के मुआहदात की भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी, तामील मुख्तस नहीं होगी। नंबर 4 पे ऐसा मुआहदा जिसकी नौइयत काबिल तंसीख हो के खिलाफ तामील मुख्तस की दादरसी अता नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा मुआहदा किसी एक फरीक की मर्जी से फसख हो सकता है। देखिए जी, दो लोगों ने मुआहदा किया और उसमें ये लिख दिया कि हम दो में से कोई एक भी फसख करना चाहे, इसको रिवोक करना चाहे तो वो कर सकता है, तो वो रिवोक कर सकता है, अदालत से नहीं रोक सकती। ऐसा मुआहदा जो है वो, अगर वो कहे जी इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा के दे मुझे इस मुआहदे की, इसने फसख कर दिया है, तो अदालत ऐसे मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। नंबर 5, एक ऐसा मुआहदा जो अमीन ने अपने इख्तियारात से, ट्रस्टी ने अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए या अमानत की खिलाफ वर्जी करते हुए किया हो, के खिलाफ तामील मुख्तस की दादरसी अता नहीं की जा सकती। कि एक शख्स उसके पास इख्तियार ही नहीं था और उसने वो मुआहदा कर लिया, उसके पास इख्तियार था कि 7 साल के लिए वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे सकता है, वो मुआहदे में लिख देता है कि 7 साल के बाद मजीद 7 साल की एक्सटेंशन मैं तुम्हें करा दूंगा, तो इस दौरान बच्चा बालिग हो जाता है, तो फिर तो इख्तियार उसकी तरफ चला जाता है, तो हाउ कैन पॉसिबल? तो अदालत इस किस्म के मुआहदे को इन्फोर्स नहीं कराएगी, अदालत इस किस्म का मुआहदा इन्फोर्स नहीं कराएगी कि वो मुआहदा लेकर आ जाए, इसकी और मेरे दरमियान ये मुआहदा है जी, डिटरमिनेशन ऑफ राइट करें, 7 साल की एक्सटेंशन दें, कानून की खिलाफ वर्जी है उसमें, तो अदालत उस मुआहदे को इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराएगी। नंबर 6, ऐसा मुआहदा जो किसी कारपोरेशन ने या आम कंपनी ने जो खास मकासद के लिए हो या उनकी तरफ से या कंपनियों के बानियान ने अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए किया हो, के खिलाफ दादरसी तामील मुख्तस नहीं दी जा सकती। कि जो कंपनी में होते हैं लोग, कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन होता है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के इख्तियारात होते हैं, बयान होते हैं। अगर वो अपने इख्तियारात से तजावुज करते हैं, वो इख्तियारात से तजावुज मुआहदा होता है कंपनी की तरफ से, तो इख्तियारात से जो तजावुज है वो कानून की खिलाफ वर्जी है, तो ऐसा मुआहदा जो है वो इन्फोर्स नहीं होगा, क्योंकि और उसके खिलाफ रेमेडी अवेलेबल होगी, उसके खिलाफ अगर फौजदारी कार्रवाई बनती हुई आप वो कर सकते हैं। लेकिन अदालत ऐसा मुआहदा कि जिस शख्स के पास इख्तियार ही नहीं है, कंपनी के पास इख्तियार ही नहीं और उसने वो मुआहदा कर लिया है, कंपनी का भी तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ना, उसके तहत वो मखसूस काम कर सकती है, उसके आर्टिकल्स होते हैं, तो वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर मुआहदा करती है कंपनी, इख्तियारात से बाहर, तो अदालत उसको इन्फोर्स नहीं कराएगी। ये तमाम बातें इंसाफ है कि एक शख्स चीट करके मुआहदा कर लेता है और कल को वो अदालत पहुंच जाता है कि वो अदालत रियासत की ताकत उसे इंप्लीमेंट कराए। एक अमीन जो है वो अमानत में खयानत है ये कि वो इख्तियारात से तजावुज होकर मुआहदा करता है, तो अदालत उसको इन्फोर्स नहीं कराएगी। नंबर 7, ऐसा मुआहदा जिसमें किसी फर्ज की बजावरी मुसलसल हो और ऐसा मुआहदा तहरीर और तकमील से 3 साल से ज़ायद अरसे पर मुहित हो के खिलाफ दादरसी तामील मुख्तस नहीं दी जा सकती। कि 3 साल से ज्यादा जो खिदमात और सर्विसेज जारी करने का मुआहदा किसी से करता है तो कानून है वो गलत है। इसकी मिसाल हम देखते हैं, एक मुआहदा जो कर्जदार को पाबंद करे कि वो 3 साल से जायद अरसे तक सिर्फ कर्ज खा का काम करेगा और किसी दीगर शख्स का नहीं, ऐसा मुआहदा काबिल निफाज। 3 साल से ज्यादा सर्विसेज लेने का जबरी मुआहदा है ना एक तरीके का। अगर इस तरह का मुआहदा करता है तो वो पाकिस्तान के कानून से भी मुतसादिम है और इक्विटी के कानून से भी मुतसादिम है। 3 साल से ज्यादा सर्विसेज लेता है तो वो कानून में जो मुआहदा करता है तो अदालत उसमें डिटरमिनेशन ऑफ राइट नहीं करेगी। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट डिटेल नोट ऑन फॉलोइंग कि रिसीवर क्या होता है। रिसीवर, अदालत मजाज को जब यकीन हो कि फरीक मुखालिफ जायदाद का इंतजाम और इस्तेमाल करने से नाअहल है या वो नाबालिग है या माबैन फरीकैन जायदाद के बारे में शदीद इख्तिलाफ मौजूद हैं,
तो ऐसी जायदाद के इंतजाम इस्लाम के लिए रिसीवर का मुकर्रर करती है। रिसीवर इंतजाम संभालता है कि अदालतों को इख्तियार होता है कि एक जायदाद है, अगर किसी नाबालिग की है, फरीकैन के दरमियान इख्तिलाफ है, तो अदालत एक रिसीवर मुकर्रर करती है। द अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिसीवर पेंडिंग ए सूट इज ए मैटर रेस्टिंग इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कि सूट के दौरान वो रिसीवर मुकर्रर टैक्स ना दे तब भी रिसीवर मुकर्रर कर देती है अदालत। एक तरीका कार है, अगर शख्स टैक्स नहीं दे रहा तो उसको नोटिस जारी होंगे, वारंट जारी होंगे, फिर उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो ली जाएगी। फिर जब इमूवेबल प्रॉपर्टी ली जाएगी तो अगर उस पर फसल होगी तो रिसीवर मुकर्रर कर दिया जाता है, कलेक्टर करता है। रिसीवर का तकर्रुर मुकम्मल तौर पर अदालत की सवाबदीद पर मुनहसर है। अदालती सवाबदीद इक्विटी के इंसाफ के असूलों के मुताबिक होती है। अदालत आज खुद या किसी फरीक की दरख्वास्त पर ऐसा इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है कि अदालत को 100 मोटा इख्तियार भी है, वो चाहे तो खुद या कोई दरख्वास्त दे। जहां तक दरख्वास्त गुजारने का ताल्लुक है तो हर वो शख्स दरख्वास्त गुजार सकता है जिसका ऐसी जायदाद से कोई मफाद वाबस्ता है, कि अगर उसका मफाद वाबस्ता है तो वो दरख्वास्त गुजार सकता है। अदालत को 100 मोटा इख्तियार है जो वो खुद महसूस करके कर सकती है। जहां तक रिसीवर के तकर्रुर का तरीक़ाकार और उसके हकूक़, फ़राइज़ और इख्तियारात और जिम्मेदारियों का ताल्लुक है तो दफा 44 ही में करार दिया गया है कि ये सब कुछ ज़ाब्ता दीवानी के तहत होगा, सीपीसी के तहत होगा, प्रोसीजर के तहत होगा। प्रोसीजर में हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, एक जैसे राइट डिटरमिन होते हैं। अदालत रिसीवर का तकर्रुर करते हुए उसे हिदायत दे सकती है कि मुतनाज़ा जायदाद की पैदावार अपने कब्जे में ले। अदालत इख्तियार देगी उसे कि मुतनाज़ा जायदाद है, उसकी जो फसल है कब्जे में ले, किराया जायदाद या आमदनी जायदाद वसूल करे, ऐसी आमदनी खराजात का मुकम्मल हिसाब रखे, अखराजात अदालत की हिदायत के मुताबिक करे। हस्बुल हुक्म अदालत हिसाब किताब अदालत में पेश करे। नाबालिग की जायदाद रिसीवर मुकर्रर कर दिया जाता है तो वो तमाम चीजों का हिसाब किताब रखेगा अदालत की तरफ से। तो रिसीवर मुकर्रर एक तरीके से उन लोगों के राइट्स को सेव किया जा रहा होता है। अदालत इंटरवेंशन करके उन चीजों को कंट्रोल कर रही होती है। इतने सूट पेंडिंग होता है। जहां तक रिसीवर के फ़राइज़ का ताल्लुक है, वो चूंकि ऐसी सूरत में ज़ाब्ता दीवानी का इतलाक होता है, लिहाजा रिसीवर के फ़राइज़ वही हैं जो ज़ाब्ता दीवानी हुक्म नंबर 40 था, कायदा 1 था 5 मुकर्रर है। आमतौर पर एक रिसीवर के फ़राइज़ 10 झैल हैं। ज़ाब्ता दीवानी हुक्म ऑर्डर जो सब्सटेंटिव प्रोविजंस होती हैं सीपीसी की, उसकी तशरीह के लिए इदारा जो है रूल्स बना सकता है। तो ये जितने रूल्स हैं दीवानी हुक्म के ऑर्डर होता है कि हाई कोर्ट ऑर्डर बनाती है कि ऑर्डर 40 और उसी ऑर्डर की मजीद इंटरप्रिटेशन रूल्स में की जाती है, जिसमें रूल 1 to 5 मुकर्रर है। वो क्या है? मालिक की जायदाद की हिफाजत और देखभाल करे, उसके फ़राइज़ हैं। बवक्ते जरूरत मुकदमा दायर करे कि दायर करे मुकदमा, जायदाद की तरक्की व बहबूद और इस्लाह के इक़दामात करे, अदालत की इजाजत से जरूरी खराजात करे, बवक्ते जरूरत कोई हंगामी इक़दाम करे। बेसिकली वो ट्रस्टी वाले जो है ना इसके फ़राइज़ होते हैं। तो रिसीवर जो है उसे अदालत कानून के जरिए मुकर्रर करती है और वो उस जो प्रॉपर्टी होती है उसकी देखभाल। ये भी इंसाफ का तकाजा है कि एक शख्स की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर फसल लगी हुई है, कि अदालती प्रोसीजर के जरिए जनाब वहां कुछ ना हो, नुकसान हो जाए, तो अदालत एक रिसीवर मुकर्रर कर दे और अदालत का उसके ऊपर बाकायदा चेक है, सीपीसी के तहत प्रोविजंस हैं, ऑर्डर है, उनके तहत ही काम हो सकता है। अगला कॉन्सेप्ट जो हम देखेंगे वो है वजूब। वजूब या जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन। वजूब या जिम्मेदारी की तारीफ दफा 3 कानून दादरसी खास में इन अल्फाज में की गई है। ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वजूब या जिम्मेदारी में हर वो फर्ज शामिल है जो कानून की रूह से काबिल निफाज है। कानून का निजाम क्या है? हकूक व फराइज। जब कोई हक क्रिएट हो जाता है तो वो कानून में किसी की जिम्मेदारी होती है कि एक शख्स का हक है, अगर उसके साथ ज्यादती होती है वो एफआईआर कटाए, वो जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस
कुछ इदारे की है। एक शख्स एफएससी में मेरिट बनाता है, बहुत ज्यादा नंबर लेता है, टेस्ट पास करता है, तो उसको दाखिला देना मेडिकल कॉलेजेस की जिम्मेदारी है। कोई हक होता है वो किसी की ऑब्लिगेशन होता है, जिसकी ऑब्लिगेशन होता है उसने इंसाफ करना होता है। अगर वो इंसाफ ना करे तो अदालत का निजाम शुरू होता है। तो हमारे जो कवानीन है वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है क्या होता है, कुछ भी नहीं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का मजमूआ होता है कॉन्ट्रैक्ट के। एक अव्वल फ्री के अव्वल के राइट, फ्री के दोनों के हकूक होते हैं, जिम्मेदारी होते हैं। फ्री के अव्वल के राइट, फ्री के दोनों की जिम्मेदारी, फ्री के दोनों के राइट, फ्री के अव्वल की जिम्मेदारी, रेसिप्रोकल, एक के हकूक दूसरे की जिम्मेदारी, दूसरे के हकूक पहले की जिम्मेदारी। तो जो कानून है वो जो ड्यूटी, जो जिम्मेदारी इन्फोर्स करे उस पर अमल करना है। कानून कहता है ये काम नहीं करना तो नहीं करना, ये जिम्मेदारी में आ जाता है। कानून कहता है ये काम करना है तो करना है। और कानून जो है वो पब्लिक पॉलिसी होता है, आपकी वेलफेयर के लिए होता है। वजूब या जिम्मेदारी में हर वो कानूनी फर्ज या जिम्मेदारी शामिल है जो फरीकैन पर अज़्लुए कानून राजिल वक्त काबिल लागू है। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना हर शख्स का फर्ज है। अगर वो ऐसा फर्ज अदा नहीं करता या जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो बजरिया कानूनी चाराजोई उसे ऐसे फर्ज या जिम्मेदारी को पूरा करने पे मजबूर किया जा सकता है। जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप जिम्मेदारी ले रहे होते हैं, दोनों फरीक जिम्मेदारी ले रहे होते हैं, क्योंकि दोनों फरीक के हकूक होते हैं। मियां बीवी के दरमियान जब निकाह होता है तो दोनों फरीक जिम्मेदारी ले रहे होते हैं। अगर मियां नान नफका पूरी नहीं करेगा तो कानून में ये जिम्मेदारी मौजूद है, तो लॉ उसको इन्फोर्स करेगा, आप ये हक पूरा करें। बजरिया कानूनी चाराजोई से अपने फर्ज या जिम्मेदारी पूरे करने पर मजबूर किया जाता है। यहां यह वजाहत जरूरी है कि एक शख्स का वजूब या जिम्मेदारी दूसरे का हक है, कि जो एक शख्स की जिम्मेदारी है, अगर मेरी जो जिम्मेदारी है वो दूसरे का हक है। हक और वजूब बहम लाजिम और मलजूम है, राइट एंड एप्लीकेशन बहम लाजिम और मलजूम है। अगर राइट और एप्लीकेशन ना हो तो हमारा अदालती निजाम ही ना हो। एक शख्स का राइट है, ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन पूरी हो जाती है तो अदालती निजाम को ठप करने का तरीका यही है कि अगर एफआईआर की जिम्मेदारी पुलिस की, एफआईआर दर्ज कर देती है तो 22 लगी की नहीं, अदालत में मामला आएगा ही नहीं। अगर इदारे अपने सही काम करें, एक शख्स का राइट है, जिसकी ऑब्लिगेशन है वो पूरी करे, तो अदालत में तो मामला ही ना आए। अगर बीवी का हक है, मियां पूरा करे, तो फिर अदालत में आना बनता ही नहीं, तो अदालत का बोझ बहुत कम हो जाए। कानून क्या है, वो भी हकूक और जिम्मेदारियों को रेगुलेट करता है। वजूब या जिम्मेदारी की मद्देनजर सूरतें हो सकती हैं। अगर किसी शख्स पर किसी फेल का सरअंजाम देना कानूनी तौर पे फर्ज है तो उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसा फेल सरअंजाम दे। अगर कानून ने हमें कहा है कि काम करें तो ये हमारी जिम्मेदारी है। कानून हमें कह रहा है ये काम करें, पुलिस वाले को अगर कानून कह रहा है एफआईआर दर्ज करो, वो किसी का हक है, कानून में उसकी जिम्मेदारी है। कानून में जो जिम्मेदारी है वो किसी का हक होता है। अगर आप वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, डिनाइड ऑफ राइट कर रहे हैं, तो आप वो कानून ने जो आपके ऊपर फर्ज आयद किया वो आप पूरी नहीं कर रहे। एक शख्स पर अगर कानून की रूह से कोई फेल सरअंजाम ना देना फर्ज है तो उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसा फेल सरअंजाम देने से बाज रहे, कि कानून ने कहा है कि काम ना करे। एक शख्स ने वाजिबात अदा किए हैं, कानून कहता है उसकी बिजली ना काटो, अगर वो काट देता है तो ये उसने कानून अपने फर्ज को पूरा नहीं किया। कानून ने उस पर फर्ज आयद किया था कि जिसके वाजिबात पूरे हों। अलिफ बे का, इसकी मिसाल देख लें, अलिफ बे का किराएदार है, अलिफ जिम्मेदार है कि किराया अदा करे, बे जिम्मेदार है कि मकान की ऐसी जरूरी और लाजिम मरम्मत कराए जो कानूनन उसे कराना है। माइनर टूट फूट जो है वो किराएदार कराता है, मेजर वो कराता है। यहां किराया अदा करना अलिफ की जिम्मेदारी है और बे का हक है, जबकि मरम्मत वगैरह कराना बे की जिम्मेदारी है, अलिफ का हक है। रेसिप्रोकल, एक मकान है उसमें किराया देना किराएदार की जिम्मेदारी है और मालिक मकान का हक है, ये रेसिप्रोकल होते हैं। तीसरा हम देखेंगे सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नालिश अज तरफ बेदखल शुदा जायदाद गैर मनकूला। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसमें कानूनदार रसी खास
पे जदाद गैर मनकूला का कब्जा हासिल किया जाए या उसे ऐसी जदाद से बेदखल किया जाए तो ऐसा शख्स दफा 9 कानून दादरसी खास के तहत दादरसी हासिल कर सकता है। सेक्शन 9 क्या है? इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर एक शख्स का कब्जा है, किराएदार है, आपने उसको बिठाया, मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, सब कुछ है, लेकिन आप खुद नहीं निकाल सकते उसको। कानूनी तौर पे निकाल सकते हैं, आप अदालत में जाएंगे और साबित करेंगे मेरा किराएदार है और इसने किराया नहीं दिया, शराइत की खिलाफवर्जी की, इसे निकाला जाए। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी क्या है? जब एक जानवरों की सोसाइटी थी, वहां हर शख्स अपना बदला खुद लेता था। अब ये तमाम चीजें रियासत ने ले ली हैं कि अगर किसी के साथ क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो रियासत पार्टी होती है, रियासत का काम है उसे रोकना। इसी तरह अगर एक जायदाद पर किसी का कब्जा है तो वो कब्जा आप कानूनी तौर पर अदालत के जरिए खाली करा सकते। अगर कोई शख्स बगैर उसकी रजामंदी के बजुज कानून के मुअय्यन ज़ाब्ते की रूह से जायदाद गैर मनकूला से बेदखल किया जाए तो वो या कोई दीगर शख्स जो उसकी मार्फत दावेदार हो बजरिया नालिश, नालिश सूट को कहते हैं, बावजूद किसी दूसरी हकीकत की जो ऐसी नालिश में पेश किया जाए उसका कब्जा दोबारा हासिल कर सकता है। अगर उससे कब्जा ले लिया जाए तो वह अदालत से जाके ले लेता है। कब्जा जो है वो उसे वापस करना पड़ेगा, चाहे उसकी जगह हो, उसका किराएदार हो। बाद में डिटरमिन होगा कि इसका कब्जा लीगल था, इलीगल था, अदालत ऑर्डर करेगी, वो खाली करेगा। दफा आजा सिर्फ कब्जे की वापसी से बहस करती है, बावजूद इसके कि हकीकत की नौयत क्या है, हकीकत नहीं देखनी उन्होंने। अगर डिस्पोजेस किया गया वो उसका पोजेशन वापस दिलाएंगे, फिर अदालत में डिटरमिन होगा, अदालत ऑर्डर करेगी तो वो मकान खाली करेगा। अगर मुआहदे के मुताबिक चल रहा है तो फिर नहीं। अगर कोई शख्स बगैर रजामंदी के किसी गैर मनकूला जायदाद से बेदखल किया जाता है तो वो कब्जा वापस हासिल कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी बेदखली कानून के अमल के जरिए ना हो। अगर बेदखली कानूनी अमल के जरिए हो तो कब्जा वापस, अगर कानूनी अमल के जरिए खाली कराया फिर नहीं हो सकता। कब्जे की वापसी का दावा मदरजा झैल अशखास कर सकते हैं वो शख्स जिसे ऐसी जायदाद से बेदखल किया हो। कौन दावा कर सकता है? ये बड़ी अहम चीज होती है। बाज़ जगह कानून इख्तियार देता है कि ज्यादा लेजिस्लेशन से बचने के लिए कि कानूनी निजाम में अगर बहुत ज्यादा लोगों को इख्तियार दे दिया जाए, इतनी पेचीदगियां आ जाए कि लोगों को इंसाफ ही ना मिल सके। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड। कोई भी शख्स जो ऐसी जायदाद बेदखल शुदा शख्स के जरिए कोई मफाद रखता है, उसमें उसका इंटरेस्ट हो। दफा आजा का मकसद यह है कि लोगों को कानून अपने हाथ से लेने से रोका जाए, खास किसी शख्स का कितना ही बेहतर हक ऐसी जायदाद में क्यों ना हो, बगैर कानूनी जवाज के वो काबिज से जबरदस्ती कब्जा वापस नहीं ले सकता। कि लोगों को कानून हाथ में लेने से रोका जाए, एक अनार्की वाली सोसाइटी बनने से रोका जाए। मैं जो क्वेश्चन पढ़ाता हूं उसमें उस क्वेश्चन को भी पढ़कर सुनाता हूं और उस क्वेश्चन को भी पढ़ता हूं। स्टूडेंट्स आपके लिए आसानी होगी कि अगर आप मेरा क्वेश्चन सुनते हैं तो उसकी तमाम हेडलाइंस, डेफिनेशन, हर चीज आपके पास मौजूद है। बुक की जरूरत ना भी हो, बुक ना भी हो तो उस क्वेश्चन की तमाम डेफिनेशन और उसकी तमाम हेडिंग्स और उसकी एक्सप्लेनेशन वाज़ेह हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं क्वेश्चन जो है इस तरह पढ़ाऊं कि स्टूडेंट जो है उस क्वेश्चन को मेरा सुन ले तो उसे याद हो जाए। दफा आजा लोगों को उनसे बात रखने के लिए है कि वो बगैर किसी कानूनी जवाज के किसी को किसी की जायदाद गैर मनकूला से जबरदस्ती बेदखल न करें। दफा आजा के तहत मुतासरा शख्स को एक सरसरी और फौरी चारागाह फराहम किया गया है। ऐसा करते हुए इस अमर से गर्ज ना होगी कि बेदखल किया जाने वाला शख्स ऐसी जायदाद का मालिक है कि नहीं है। काबिज की इस तरफ से कब्जे की नौयत क्या है कि वो मालिक है या नहीं। अगर आपने डिस्पोजेस किया है, कब्जा उसका है, तो कब्जा उसे पहले वापस मिलेगा, बाद में अदालत डिटरमिन करेगी कि ये इस पे इसका कब्जा जायज है या नाजायज है। दफा आजा का इतलाक मदरजा झैल सूरतों में नहीं होता जहां एक शख्स अपनी हकीकत को साबित करने के लिए दावा करता है और कब्जा वापस हासिल करता है। लीगल तरीके से जो कब्जा ले वहां ये चीज लागू नहीं होती। दफा आजा के तहत कोई नालिश मरकजी या सूबाई हुकूमत के खिलाफ दायर की जाए और सूबाई या मरकजी हुकूमत के खिलाफ करे तो ये एक्सेप्शन है। चौथा टॉपिक जो हम देखेंगे वो है इस्लाह दस्तावेज, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं?
इंस्ट्रूमेंट उसे कहते हैं जिसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन दोनों पार्टियों के हों। कानून दादरसी खास की दफा 31 में अदालत मजाज को यह इख्तियार अता किया गया है कि अगर वो मुनासिब समझे और जायज ख्याल करे तो किसी दस्तावेज बाबत मुआहदे की इस्लाह करा सकती है। इस्लाह दस्तावेज की दरखास्त मदर ज़ाहिर अशखास दायर कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मुआहदा है उसे इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। जिस कागज पर हकूक व फराइज लिखे हुए होंगे वो इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हकूक व फराइज डिटरमिन किए जा सके उसे इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के वो जो इंस्ट्रूमेंट लिखा गया हकूक व फराइज के हवाले से, अगर उसमें कोई तब्दीली करनी है अदालत में तो उसको हम कहेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसमें दरखास्त कौन दे सकता है? फरीक मुआहदा ऐसी दरखास्त दायर कर सकता है किसी फरीक का कायम मकायम या कानूनी नुमाइंदा, कायम मकायम या कानूनी नुमाइंदा। ये अदालत ने रूल्स रिलैक्स किए होते हैं ताकि अगला शख्स रिलीफ ले सके। दफा आज़ा के तहत इस्लाह दस्तावेज बहुत महदूद हद तक होती है। वैसे भी यहाँ इस्लाह दस्तावेज से मुराद ली जाती है, तब्दीली मुराद नहीं ली जाती। किसी दस्तावेज पर मुआहदे की इस्लाह मदर ज़ैल सूरतों में हो सकती है कि अदालत मदर ज़ैल सूरतों में एक मुआहदा हुआ उसकी इस्लाह कर सकती है। किसी एक फरीक के फरेब की वजह से किसी दस्तावेज में गलती। इक्विटी क्या है? इंसाफ के असूलों पर अमल करती है कि एक शख्स ने चीट करके उसमें कोई तब्दीली करा ली है तो वो अदालत में जाकर उसको रेक्टिफाई करा सकता है। ये निस्फ का असूल है जो कि दादरसी में प्रोवाइड किया गया है स्पेसिफिक रिलीफ में। किसी एक फरेब की वजह से किसी दस्तावेज में गलती, अगर अदालत देखेगी उसके फरेब की वजह से इस दस्तावेज में ये गलती है तो उसको रेक्टिफाई कर देगी। अगर फरेब ना हो तो हर दो फरीकैन की गलती जो मुश्तरका हैसियत में हो कि दोनों फरीकैन की मुश्तरका तौर पर जो गलती होगी उसको वो रेक्टिफाई कर देगी। फरीकैन के हकीकी मकसूद का इजहार दुरुस्त ना हो या नाकिस हो, कि सब्सटेंटिव मैटर सही डिफाइन ना हो। अदालत अगर मुतमईन हो कि मंदरजा बाला अमूर के हवाले से दस्तावेज में कोई गलती है तो वो अपनी दस्तावेज सवाबदीद पर दस्तावेज की इस्लाह कर सकती। सवाबदीद, इक्विटी के असूल ही सवाबदीद है। उसके लिए शर्त है कि ऐसी इस्लाह से किसी तौर पर किसी नाइंसाफी का इम्कान ना हो। सवाबदीद दी जाती है इंसाफ करने के लिए और किसी फरीक के हकूक मुतासिर ना हो। दफा आज़ा के तहत दस्तावेज की इस्लाह होती है, उसके अब्ताल की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उसकी इस्लाह होती है, उसको वॉइड ही करार देते। अगर मबैन फरीकैन को मुआहिदा ही ना हो तो किस किस्म की इस्लाह का सवाल पैदा नहीं होता। दफा आज़ा के तहत मदरजा सूरतों में दस्तावेज की इस्लाह नहीं हो सकती जब एक तीसरा फरीक ऐसी दस्तावेज के जरिए बवेज मुआवजा कीमती हकूक हासिल कर चुका हो। जब हकूक हासिल कर चुका हो कीमती तो फिर नहीं होती। जब ऐसी दस्तावेज पर किसी अदालत मजाज की डिग्री हासिल की गई हो कि उस पे जब उस इशू पे डिग्री हासिल कर ली गई हो तो तब भी इस्लाह नहीं होती। तो सेक्शन 32 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत अदालत इस्लाह दस्तावेज के हवाले से ये क्यास कर सकती है कि मुआहदे के लिए फरीकैन का इरादा या उनकी मंशा एक आदलाना और ईमानदाराना इकरार के बारे में थी। आदलाना है। निस्फ क्या है? निस्फ में बड़ी सहूलतें दी गई हैं कि अदालत उनकी मंशा देख सकती है, अल्फाज नहीं कि आदलाना और ईमानदाराना उसके मुताबिक रेक्टिफाई कर सकती है। दफा 33 कानून दादरसी के तहत अदालत ये तहकीक कर सकती है कि मुआहदे के हवाले से फरीकैन की मंशा और मकसूद क्या था। कानून बंदा होता है, कानून के मुताबिक अदालतें फैसला करती जाती है। जहां इक्विटी है वहां वो ये चीज देख सकती है दस्तावेज के मानी क्या थे और इससे किस किस्म के कानूनी नताइज पैदा होंगे। ये कितना बड़ा इख्तियार है अदालत या अदालत उसे रेक्टिफाई कर देती है उस मुआहदे को पढ़ के कि ये चाहते क्या है इस मुआहदे के हवाले से, उन अल्फाज पर नहीं जाते। अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है अब्ताल मुआहदा, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 35 कानून दादरसी खास के तहत हर शख्स जो किसी तहरीर मुआहदे में कोई गर्ज रखता हो ऐसे मुआहदे की अब्ताल की नालिश दायर कर सकता है, वॉइड होने की नालिश दायर कर सकता है और अदालत मजाज से इस्तदा कर सकता है कि ऐसी मुआहदी दस्तावेज को बातिल करार दे क्योंकि ये उसके हकूक के बरक्स है और उसके लिए किसी नुकसान का बाइस बन सकती है। अदालत मजाज मदरजा सूरतों में मुआहदे को वॉइड करार दे सकती है जब मुआहदा
जब मुआहिदा अज़ाम मुद्दई काबिल अब्ताल हो, जब मुआहिदा गैर कानूनी मुआहिदे कौन से होते हैं? औरत की खरीदो फरोख्त का मुआहिदा किया तो औरत जाकर उसको वाइड करार दिला सकती है कि पाकिस्तान के कानून के तहत, फंडामेंटल राइट के तहत कानून इसको मुआहिदे में बार है, कानून मुआहिदा नहीं किया जा सकता। किसी कारोबार पर किसी पर पाबंदी लगा दी जाए तो इस मुआहिदे को कोर्ट में जाकर वो वाइड करार दे सकते हैं। पाकिस्तान में शराब का कारोबार नाजायज है, कानून में पाबंदी है कि आप इस किस्म का काम मुसलमानों के लिए नहीं कर सकते, तो आप उस मुआहिदे को वाइड करार दे सकते हैं। तो उसमें से कोई भी एक फरीक जो गैर कानूनी मुआहिदा हो वो जाकर अदालत से वाइड करार दिला सकता है। वाइड बहुत बड़ी सहूलत है, नहीं तो उसको उस पर अमल करना पड़ेगा। अदालत ने जब किसी बैग या पट्टे के मुआहिदे पर तामील मुख्तस की डिग्री जारी की हो, लेकिन खरीदार या पट्टा पर लेने वाला अदालत की हिदायत के बावजूद ज़र समन की अदायगी या कोई दीगर जिम्मेदारी पूरी ना करे तो उसे भी वो वाइड करार दे सकते हैं। इसकी मिसाल ये दी है, अलिफ जो एक वकील है ने अपनी मौकला जो एक बेवा औरत है से फरेब के जरिए इसकी जायदाद अपने नाम मुंतकिल करा ली है। फरेब के जरिए जायदाद मुंतकिल हो गई, तो इस किस्म का जो फरेब है, ऐसी औरत मजाज है कि दफा आज़ा के तहत कानून को वाइड करार दे। वकील ही नहीं, फैमिली के लोग बहुत ज्यादा ये करते हैं। हमारे माशरे में कानून कमजोरों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, ताकतवर कमजोर से आपको छीनने के लिए अदालतों में भी कोशिश करते हैं गड़बड़ की। बाकी पटवारियों से मिलके फलां की जायदाद फलां के नाम, फलां की जायदाद फलां के नाम करा लेते हैं और मुआयने कर लेते हैं उनके साथ। तो ऐसे मुआहिदे भी जो हैं काबिल अब्ताल वाइड हैं, एब इनिशियो वाइड, अदालत से खत्म कराए जा सकते हैं। दफा आज़ा के तहत भी अदालत मजाज के इख्तियार सवाबदीदी नौयत के हैं कि वो इक्विटी के असूलों पर अमल करते हुए उस पर फैसला देगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हम इक्विटी के मैक्सिम्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो मैक्सिम हम देखेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट द मैक्सिम दैट इक्विटी डिलाइट इन इक्विटी। मकूला निफ्स से निफ्स को खुशी होती है से आप क्या मुराद लेते हैं? निफ्स से निफ्स को खुशी होती है। कानूनी निफ्स के बुनियादी असूल निफ्स के इतलाक के जरिए से हैं और इन चंद असूलों में एक अहम असूल यह है कि निफ्स को निफ्स से खुशी होती है। जहां तक इस बुनियादी मकूले के जवाज का बुनियाद का ताल्लुक है तो मसावात ही इसका जवाज और बुनियाद है। यानी मकूले का मकसद मसावात, बराबरी और गैर जानिबदारी है। बराबरी और गैर जानिबदारी है। निफ्स को निफ्स से खुशी होती है। इसके हम एग्जांपल देखते हैं कि इस मकूले का मतलब है मसावात, बराबरी और गैर जानिबदारी। फरीकैन के दरमियान मसावात। मसावात कैसे कायम करती है? इसकी मिसाल इंसाफ के लिए निफ्स के असूल रहनुमाई करते हैं। मिसाल के तौर पर जब एक बैंक में मियां बीवी का मुश्तरका अकाउंट था और दोनों ने इसमें रकम जमा कराई थी जिनकी वजाहत या तफसील मौजूद ना है, तो निफ्स का तकाजा यह है कि बैंक में मौजूद रकम बसूरत तलाक या माबैन फरीकैन मसावी तकसीम कर दी जाए। पाकिस्तान में कानून निफ्स और कानून आमा के असूलों की अलग हैसियत है, बल्कि इन्हें मुख्तलिफ कवानीन में समो दिया गया है, ताहम इनका इतलाक और अहमियत अपनी जगह। निफ्स को निफ्स से खुशी होती है कि कोई मसावात का असूल पर अमल होता है, तो निफ्स को निफ्स से खुशी होती है कि निफ्स के तहत वो काम किया गया और वैसे भी निफ्स हो तो निफ्स को उससे खुशी होती है कि दोनों का अकाउंट है, ज्वाइंट है। तो इंसाफ का तकाजा क्या है कि उनके दरमियान बराबर हकूक, जिम्मेदारियां, बराबरी और जानेदारी से तकसीम की जाए। तो इसे हम कहते हैं निफ्स से निफ्स को खुशी होती है। अब हम दूसरे मकूले की तरफ चलेंगे। इक्विटी फॉलोज द लॉ। निफ्स कानून की पैरवी करती है। इक्विटी फॉलोज द लॉ। अब इसमें हम देखते हैं माहिर कानून स्टोरी के अल्फाज में, अगर किसी मुकदमे से मुतालिक कोई वाज़ेह और बराह रास्त कानून आमा या कानून मौज़ूआ मौजूद हो जिसका इतलाक उस मुकदमे के जुमला वाक़यात या किसी खास फैसला तलब वाक़े पर होता हो, तो ऐसी सूरत में अदालत निफ्स इस कानून की इस तरह पाबंद होती है जिस तरह एक कानून की अदालत, जहां प्रॉपर लॉ मौजूद है और इंसाफ हो रहा है।
वहां निफ्स की अदालत उसी पर ही अमल करती है। दूसरी हम देखते हैं मिसाल, माहिर कानून जहीर अहमद कहते हैं निफ्स कानून की पैरवी और उसकी हिकमत अमली और उसूलों की पासदारी करती है, खा ये कानून आमा से हो, मौजुओं से हो। फर्स्ट कानूनी इमलाक, हकूक और मफादात के हवाले से निफ्स सख्ती के साथ कानूनी असूल की पाबंद है। निफ्स का जो निफ्स जो है, कानून क्या है? कानून का मतलब भी लोगों को इंसाफ देना है। कानून में जहां पेचीदगी है वहां निफ्स इंसाफ मुहैया कर देती है। जहां प्रॉपर कानून मौजूद है, कानून को फॉलो करती है। मदरजा वाला मुफक्किरीन कानून की आरा से वाज़ेह है कि निफ्स कोई अलहदा निज़ाम अदल ना है और ना ही कानून के बरक्स जाती है, बल्कि ये कानून के दायरे में रह के कानून की पैरवी करती है और किसी तौर पर कानून के असूलों और ज़ाब्तों को नजरअंदाज नहीं करती। निफ्स कानून को कैसे नजरअंदाज करती है? निफ्स बुनियादी तौर पर मॉडर्न कंसेप्ट है, इंसाफ चाहती है निफ्स। जहां इंसाफ होगा वहां निफ्स कोई ऐसा अमल करेगी कि जिससे नाइंसाफी। इसकी वजाहत मदर ज़ैल है। जिस हद तक मुमकिन हो निफ्स कानूनी अहकामात की पैरवी करती है, कि कानूनी अहकामात की पैरवी करती है। निफ्स कानूनी क़ियासात, लीगल प्रिजम्पशंस की पैरवी करती है। इस तरह के अलिफ, कानून मलकियती हकूक और मफादात में निफ्स सख्ती के साथ कानूनी अहकामात की पैरवी करती है, क्योंकि उसका मंशा कभी भी कानूनी आमा के अहकामात को मनसूख करना नहीं होता। जहां तक निस्बी हकूक और मफादात का ताल्लुक है, जहां क़यास की गुंजाइश हो वहां क़यास से काम लेती है। क़यास, कानून के मुताबिक वो क़यास होता है। अब हम देखते हैं कानूनी मियाद समात की दफा 18 की बुनियाद निफ्स पर है। ये निफ्स के जो असूल हैं, जो ये लेजिस्लेशन हुई भी है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, प्रॉपर्टी के कवानीन, इनकी जो बुनियाद है, ये निफ्स के असूल मिलेंगे इनकी बुनियाद में आपको। अब ये जो लिमिटेशन एक्ट है, इसकी दफा 18 जो है, उसकी बुनियाद निफ्स है। जहां अगर किसी फ्रेम की वजह से एक शख्स मियाद के अंदर अपना हक हासिल करने से कासिर रहता है, तो निफ्स उसे फ्रेम की वजह से ही मियाद की पाबंदियों से आजाद करती है। कि एक शख्स, कानून को अंधा भी कहते हैं, कि वो अपनी जनाब एक शख्स उसे फ्रेम देता, उसे डेट नहीं बनाता कि भाई आगे केस जो है ना वो फैसला हो गया, उसे नहीं पता चलता, फ्रेम करता है कि लिमिटेशन गुजर जाती है। लिमिटेशन करने का मकसद ये है कि किसी हद तक ज्यादा लेजिस्लेशन ना हो और लोगों को हकूक मिले जल्दी जल्दी। तो अगर कोई फ्रेम करता है तो उस सूरत में लिमिटेशन लागू नहीं होगी। तो ये निफ्स का असूल है कि इंसाफ हो। अब हम आगे देखते हैं कानूनी किराएदारी की दफा 13 कलेक्टर को यह इख्तियार देती है कि अगर एक शख्स उसके हुक्म के बावजूद मुकर्रर मुद्दत के अंदर किराया जमा नहीं कराता, तो कलेक्टर को यह इख्तियार देती है कि अगर उस शख्स के हुक्म के बावजूद मुकर्रर वक्त के अंदर किराया जमा नहीं कराता, तो कलेक्टर उसकी बेदखली के सरसरी अहकाम जारी कर सकता है। लेकिन एक शख्स अगर मुकर्रर मियाद के अंदर किराया जमा कराने जाता है, उसकी इंटेंशन है किराया जमा, तो रास्ते में हादसे का शिकार हो जाता है, तो अगरचे कानून तो उसकी गुंजाइश नहीं रखता कि उसे बेदखल ना कीजिए, कानून तो कहता है वक्त पे नहीं आया उसे आप निकाल दें। लेकिन इक्विटी, इंसाफ का तकाजा क्या कहता है? उसकी इंटेंशन पैसे जमा कराने की थी। तो इस आड़े वक्त में निफ्स के असूल से उसे तहफ्फुज़ फराहम करते हैं और मियाद गुजरने के बाद किराया जमा करा सकता है। गोया हादसे की वजह से उसकी न्यायालय कानून की नजर में उसे कोई रियायत नहीं देगी, कोई कानून की नजर में रियायत नहीं देगी, लेकिन निफ्स के तहत उसे रियायत दी जा सकती है, क्योंकि हादसे को रोकना उसके इख्तियार में नहीं था। कोई फेल जो किसी के इख्तियार में से बाहर हो उसको सजा नहीं दी जा सकती। तो कानून निफ्स जो है उसका बुनियादी असूल इंसाफ के तकाजे पूरे करना है। कानून का तकाजा कहता है कि वो पैसे जमा कराए, बरवक्त हादसा हो गया वो नहीं जमा करा सका, तो निफ्स उसको इजाजत देती है कि वो पैसे जमा कराए। कानून की मंशा पूरी हो रही है। निफ्स का मंशा और मकसद यह है कि वो किसी वाज़ेह कानून खास का ताल्लुक कानून आमा से हो या कानून मौजूदा से हो के बरक्स ना जाते हुए उसके कवायद ज़वाबित की पैरवी और पाबंदी भी करे और मुतासरा शख्स को इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक दादरसी भी दे कि उस कानून का मकसद फौत नहीं हो। निफ्स का मतलब ये नहीं है कि नाइंसाफी हो, कि अगर वो हादसा हो गया, जेन्युइन मसला है, वो पैसे नहीं दे सका और अगर निफ्स उसको इजाजत देती है वो पैसे देते, तो कानून का मकसद क्या है कि वो जो बकाया पैसे हैं वो जमा कराए।
पैरवी करती है। कानूनी निजाम बहुत पेचीदा है, इसके कवायद ज़वाबित नफाज के हवाले से बहुत सख्त होते हैं। अक्सर ये ख्याल किया जाता है निस्फ कानून के बरस जाती है और कानूनी निजाम से अलहदा एक दूसरा निजाम अदल है। ये सब कुछ गलतफहमी का नतीजा है। पाकिस्तान में तो सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ तो अक्सर कवानीन की बुनियाद निस्फ और ऐसे कवानीन की पैरवी के लिए निस्फी असूलों पर अमल किया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट मैक्सिम की तरफ जाएंगे। निस्फ का अमल शख्सी, इक्विटी एक्ट्स इन पर्सनम, कि पर्सनल लेवल पे अमल करती है, रहम होती है इज्तिमाई तौर पे। इस मकूले का आम मफहूम यह है कि निस्फी अदालत इस असूल के तहत एक शख्स को जिम्मेदार ठहराती है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करती है कि निस्फ को उस अमल से गर्ज नहीं होती कि ऐसे शख्स की जायदाद वगैरह उसके दायरे इख्तियार में वाक़ है या नहीं है। इब्तिदा में अगरचे आम कानूनी अदालतें किसी जायदाद के बारे में मुआहदे की तामील मुख्तस ना करने पर मुद्दा को जुर्माने की सजा देती थी या कैद में रखती थी, लेकिन ऐसे अमूर से किसी भी मुआहदे की तामील मुख्तस का मकसद हासिल नहीं हो सकता था, कि स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मिलता था, जुर्माना सजा दे देती थी और वो कॉन्ट्रैक्ट पे अमल नहीं करता था। लेकिन निस्फ जो है, इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम, निस्फ ने यह असूल तय किया है कि जो शख्स एक अदालत के दायरे इख्तियार में है वो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में ला सकती है, खा जायदाद मुतदविया उसके दायरे इख्तियार से बाहर क्यों ना हो। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अलिफ बे को अपना मकान फरोख्त करने का मुआहदा करता है। अलिफ अपने बे को मकान फरोख्त करने का मुआहदा करता है और बयाना भी वसूल कर लेता है। कब्जा मकान बे के हवाले कर दिया जाता है, कब्जा भी दे देता है। बाद अज़ा अलिफ मुआहदे की तामील से इनकार कर देता है, कि अलिफ जो है मुआहदे की तामील से इनकार कर देता है। बे के दावा करने पर अदालत अलिफ को मुआहदे की तामील का हुक्म देती है कि बे दावा करता है जी इसने मुझे कब्जा भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, मुझे जनाब अब ये मकान नहीं दे रहा, तो अदालत उसका हुक्म देती है कि वो तामील करे, वो मकान इसके नाम करे। अगर अलिफ फिर भी ऐसा नहीं करता तो अदालत किसी तीसरे शख्स को नामजद कर सकती है कि वो अलिफ की तरफ से मुआहदे की तामील करते हुए रजिस्ट्री करे। इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम, कि अलिफ बे के दरमियान मुआहदा होता है, बे उस मुआहदे पर के तहत बयाना ले लेता है, पैसे भी ले लेता है और कब्जा भी दे देता है, अमल नहीं करता। अदालत उसे हुक्म देगी कि आप अपने मुआहदे को मुकम्मल करो, इनके नाम जो है वो आप रजिस्ट्री करो। अगर वो नहीं करता तो अदालत एज पर्सोनम, इक्विटी एक्ट पर्सोनम, इंसाफ का तकाजा है कि इक्विटी जो है किसी तीसरे शख्स को नामजद कर सकती है कि वो अलिफ की तरफ से रजिस्ट्री करे। इक्विटी इंसाफ का असूल है, इक्विटी इसमें इंसाफ मुहैया कर रही है। उसके बाद जो हम मैगज़ीन देखेंगे वो है where equities are equal ला शर्त परवेल, जहां मसावी दर्जे की निस्बतें हों वहां कानून गालिब रहेगा। जहां इक्विटी के तहत बराबर दोनों का हक बनता हो तो वहां जो ला है वो परवेल करेगा। अगर किसी शय के दो दावेदार हों और दोनों को दावे की बुनियाद निस्फ पर हो तो निस्फ कानून की पैरवी करेगी और ऐसे दावेदार का हक गालिब रहेगा जिसके हाथ में कानून होगा। गोया कानून ऐसी सूरत में गालिब रहेगा जहां दो अशखास के दरमियान निस्फ बराबर हैसियत में हो। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, इससे हमें समझ आएगा। अलिफ बे को इत्तला दिए बगैर उसका मकान जीम के हाथ 50,000 रुपए में फरोख्त कर देता है। अलिफ बे को इत्तला दिए बगैर उसका मकान जीम को 50,000 रुपए में फरोख्त कर देता है और असल दस्तावेजात भी जीम के हवाले कर देता है। हालांकि अलिफ किसी जाली दस्तावेज के जरिए इस मकान को पहले बे के पास 40,000 रुपए में रहन रख चुका है, कि उसने मकान रहनशुदा मकान जो है वो बेच दिया। जीम को उस मकान की खरीदारी के वक्त इल्म ना था कि अलिफ उसे किसी जाली दस्तावेज के जरिए बे के पास रहन रख चुका है, कि रहनशुदा मकान ये शख्स मुझे बेच रहा है, उसे नहीं पता। जीम को यहां कानूनी तौर पर बढ़तरी हासिल है। जीम को क्या है? कानूनी तौर पर बढ़तरी हासिल है कि उसका मौकफ कानूनी लिहाज से मजबूत है। बे जीम के खिलाफ 40,000 का दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसके दावे की बुनियाद महज निस्फ पर है। निस्फ ही की बुनियाद पर जीम का दावा भी इतना ही सही है जितना बे का। यहां निस्फ दोनों तरफ मसावी है, जबकि
कानूनी तहफ्फुज जीम को हासिल है, कानूनी तहफ्फुज जीम को हासिल है, लिहाजा निस्फ के इस असूल के तहत दादरसी जीम को मिलेगी। जीम ने मकान खरीदा है, लीगल कवरेज उसको हासिल है, दोनों लोगों का हक बनता है, 40,000 लेना भी उसका हक बनता है और जिसने मकान खरीदा है वो भी उसका हक बनता है, दोनों निस्फ के असूल के तहत दोनों के राइट बनते हैं। तो जिसको लीगल कवरेज होगा जीम को, कि उसको अगर उसको पता होता कि ये रहन रखा है वो लेता, फिर उसका हक नहीं बनता था। उसको पता नहीं था, उसने वो मकान खरीदा, कंसिडरेशन अदा कर दी, तो कानूनी तौर पे उसको पहले हक मिलेगा, बाकी वो अपने हक के लिए वो लिटिगेशन करे, उसके खिलाफ केस करे, उस मामले को आगे पहुंचाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इक्विटी और उसके ये मैक्सिमम हमने देखे। तो मेरा मकसद यही होता है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएं और स्टूडेंट के लेवल पर जाकर पढ़ाया जाए और इस तरह पढ़ाया जाए कि एक आम स्टूडेंट को भी आसानी से कानूनी कॉन्सेप्ट समझ आए और वो अच्छे तरीके से एग्जाम दे सके। मैं भी इसमें बहुत से रेफरेंस और बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें डाल सकता हूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं उनको सिंपलीफाई किया जाए और आपके सामने बयान किया जाए ताकि आप अच्छे नंबर ले सकें। थैंक यू वेरी मच।